मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो देख लें। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसने डरते डरते कदम अंदर रखा। घर के अंदर लाइटें जल बुझ रहे थे। पूरे हॉल में वही गलते मांस की दुर्गंध फैली थी। दीवार पर ताज़ा गाढ़ा खून बिखरा हुआ था। अमन, प्रकाश की आवाज़ गले में अटक कर रह गई। हॉल के बीचों बीच अमन की पीठ प्रकाश की तरफ थे। वो फर्श पर बैठा हुआ था और किसी चीज़ को नीचे झुककर खा रहा था। अमन, तू ठीक है? प्रकाश ने कांपते हुए हाथ उसके कंधे को छूने पर रखने की कोशिश की। अमन का शरीर एकदम ठंडा था और अकड़ा हुआ था। जैसे ही प्रकाश की उंगलियों ने अमन के कंधे को छुआ, अमन का धड़ वहीं रहा, लेकिन उसकी गर्दन एक झटके में पूरी 180 डिग्री पीछे घूम गई। प्रकाश की चीख निकल गई। अमन की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, जिनमें से खून की लाल धारियां बह रही थे। उसके मुंह से कटी हुई इंसानी उंगलियां ठूसी हुई थे और सबसे ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि अमन का अपना ही बायां हाथ उसकी कोहनी से उखड़ा हुआ था, जिसे वो चबा रहा था। भैया, अमन के मुंह से पिशाच की वही दोहरी भारी आवाज़ निकली। आपने देर कर दी। आपके भाई को बहुत भूख लगी थी। प्रकाश खौफ और गहरे सदमे से वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका छोटा भाई, उसकी जान अब इस दुनिया में नहीं था। उसका वजूद मिट चुका था। गम और डर के इस भयंकर बवंडर में प्रकाश की आंखें आंसुओं से धुंधला गई। वो रोना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ ही गायब हो गई थी। तभी अमन का वो मृत शरीर रबर की तरह खींचने लगा। उसके हाथ पांव लंबे होने लगे, चमड़ी फटने लगी और उसके भीतर से वही विशाल काय धधकती लाल आंखों वाला पिशाच बाहर निकलने लगा। उसने अमन के खाली खून से सने खोल यानी कि शरीर को एक तरफ फेंक दिया। पिशाच ने अपने 20 फीट लंबे काले हाथों को फैलाया और प्रकाश को चारों तरफ से घेर लिया। उसके नकीले नाखून प्रकाश के चेहरे को छूने लगे। नाखूनों की ठंडक प्रकाश की रूह तक जमने लगी। अब तेरी बारी है, पिशाच ने प्रकाश के कान के पास जाकर फुसफुसाया। प्रकाश ने अपनी आंखें मूंद ली। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, ना ही जीने की कोई चाह बची थी। उसने अपने भाई के कटे हुए हाथ की तरफ देखा और अपनी छाती में एक असहनीय दर्द महसूस किया। उसने पिशाच के खौफनाक चेहरे को देखा और अपनी आखिरी सांस खींचते हुए बड़बड़ाया, मुझे भी ले चल। पिशाच के मुंह से एक विभत्स अट्ठास निकला। उसके लंबे झुर्रीदार हाथों से प्रकाश की गर्दन को कस लिया। हड्डियों के चटकने की आवाज़ सन्नाटे में गूंज उठे। गांव में अगली भोर की सूरज रोशनी लेकर नहीं आई, बल्कि एक भारे काले कोहरे की चादर लेकर आई। जब प्रकाश और अमन के पिता सूर्यकांत मुंबई से लौटे तो घर की दहलीज पर ताज़ा खून की बदबू और टूटी हुई चौखट उनका इंतज़ार कर रहे थे। सभी ने इसे जंगली जानवर का हमला बताकर टाल दिया, लेकिन सूर्यकांत जानते थे कि उनके हंसते खेलते घर को किसी इंसान या जानवर ने नहीं, बल्कि काला मोड़ के उस पुराने श्राप ने निगल लिया है। अब दोनों बेटों के अचानक मिट जाने के दर्द ने उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ दिया था, लेकिन आंसुओं और मायूसी के बीच उनकी छाती में एक ज्वाला धधक रहे थे। अपने बच्चे का सच जानने की और उनकी भटकती रूहों को उस अंतहीन पीड़ा से आज़ाद कराने की। गांव के आश्चर्य और तंत्र पीड़ों की लिखी पुरानी पांडुलिपियों को खंगलाने से सच सामने आया। उसने सूर्यकांत की रूह कपा दी। काला मोड़ इतिहास महज काल्पित कहानियों का हिस्सा नहीं था,
बल्कि सन 1784 के अकाल के दौरान हुआ एक घिनौना इतिहास था। इस दौर में इलाके के क्रूर जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह ने भुखमरी से मरती प्रजा को बचाने के बजाय असीम शक्ति और अमरता पाने के लिए एक अघोड़ी तांत्रिक के साथ मिलकर उसी शमशान में 108 बेगुनाह बच्चों की नरबलि दी थी। तांत्रिक साधना तो पूरी हो गई, लेकिन अमरता का वरदान एक श्राप बन गया। रुद्र प्रताप जीवित इंसान से एक ऐसे रक्त पिशाच में बदल गया जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। गांव के बुजुर्गों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे एक तंत्र कील से उसी बरगद के पेड़ पर कैद कर दिया था, लेकिन तंत्र ताड़प के आखिरी पन्ने पर एक भयावह चेतावनी लिखे थे। जब जब इस रास्ते पर 2 सगे भाइयों का खून बहेगा, तांत्रिक कील गल जाएगी और पिशाच अपनी मुक्ति के लिए कुल विनाश करेगा। प्रकाश और अमन का अनजाने में हुआ वो हादसा उसी आखिरी सील को तोड़ने का जरिया बन गया था। अमावस्या की आधी रात घड़ी में ठीक 11:15 बज रहे थे। सूर्यकांत हाथ में अपने खानदानी तांत्रिक ग्रंथ और अपने दोनों बेटों की बचपन की तस्वीरें लिए अकेले ही काला मोड़ के उस मनहूस रास्ते पर पैदल चल रहे थे। चारों तरफ वही दम घोटने वाला सन्नाटा था। हवा में सड़े हुए मांस की तीव्र दुर्गंध तैर रहे थे। अचानक पीपल और बरगद के पत्तों का एक दर्दनाक सिसकी उभरी। पापा बचा लीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है। सूर्यकांत का कदम वहीं थम गया, कलेजा मुंह को आ गया। बरगद के विशाल काय तने से 2 साए बाहर निकले। वो प्रकाश और अमन थे, लेकिन उनका आधा शरीर हाड़ मांस की तरह था और आधा गल चुका था। उनकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थी और उनके गर्दनों पर काले लंबे हाथों के निशान अब भी ताज़ा थे। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ थामे थर थर कांप रहे थे। प्रकाश, अमन। सूर्यकांत के मुंह से एक चीख निकले। उनका बाप का दिल तड़प उठा। वो आगे बढ़े, लेकिन प्रकाश की रूह ने कांपते हाथों से उन्हें रुकने का इशारा किया। पापा पास मत आइए। प्रकाश की आवाज में इंसानी दर्द और पिशाच की गूंज दोनों मिले झुले थे। आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। हमने आपको बहुत दुख दिया पापा। अमन ने पेट्रोल नहीं भरवाया और मैंने गुस्से में उसे अकेला छोड़ दिया। हमारी इसी एक भूल ने इस शैतान को आज़ाद कर दिया। तभी बरगद के सबसे ऊंची डाल से एक खौफनाक गर्जना हुई। पेड़ का तना फटने लगा और उसमें से 20 फीट लंबा राख जैसा चमड़ी और धतल की आंखों वाला एक कुछ ठाकुर पिशाच रुद्र प्रताप का वो भयावह वजूद नीचे कूदा। उसके उतरते ही जमीन थरथरा उठे। पिशाच के लंबे छुरीदार हाथों ने प्रकाश और अमन की रूहों को गर्दन से दबोच लिया। दोनों भाइयों की चीखें सन्नाटे को चीरने लगी। इन्हें छोड़ दे बेअदब शैतान, सूर्यकांत चिल्लाए। ये बेकसूर है, अगर तुझे खून चाहिए तो मेरा ले ले। पिशाच ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और विकराल हंसी हंसा। एक बाप का लाचार दर्द, 100 साल बाद मुझे इतना लजीज भोग मिला है। ये दोनों रूहें अब कभी आज़ाद नहीं होंगी। ये हमेशा इसी पेड़ से लटक कर मेरी भूख मिटाएंगी। सूर्यकांत ने आंखों से आंसू पोंछे। डर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक पिता के अटूट प्रेम और प्रतिशोध ने ले ली थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ से पीतल की एक पुरानी जंग लगी रक्त कील निकाली, जिस पर 18वीं सदी के मंत्र उकेरे हुए थे। तूने इतिहास में 100 साल पहले बच्चों की बलि दी थी रुद्र प्रताप, लेकिन तू एक बाप के प्यार की ताकत भूल गया। सूर्यकांत ने अपने हाथ से चाकू को काटा और अपना खून उस तांत्रिक की कील पर बिखेर दिया। मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यकांत भी सीधे शैतान की तरफ भागे। पिशाच ने अपने 20 फीट लंबे हाथ से सूर्यकांत का सीना चीरते हुए हमला करने की कोशिश की। नुकीले नाखून सूर्यकांत के कंधों में गहरे धंस गए। खून का फव्वारा फूटा, लेकिन सूर्यकांत नहीं रुका। दर्द की सीमा पार करते हुए उसने पिशाच को धकेला।
इसी पल प्रकाश और अमन की भटकती रूहों ने अपनी पूरी आत्मिक ताकत झोंक दी। पापा भी। दोनों भाइयों की रूह ने पिशाच के दोनों विशाल हाथों को कसकर जकड़ लिया। पिशाच तड़प उठा। उसने चीखते हुए भाइयों की रूहों को कुचलना चाहा, लेकिन भाइयों के बीच का पछतावा और प्यार अब एक ढाल बन चुका था। प्रकाश ने अमन का हाथ मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, आज हम अपने परिवार और तबाही को नहीं झेलने देंगे। सूर्यकांत ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाई और वो पवित्र रक्त कील सीधे पिशाच की छाती के बीचों बीच ठोक दी। एक रूह कपा देने वाली भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठे। पिशाच का शरीर आग की तरह लपटों में जलने लगा। उसके लंबे हाथ सिकुड़ने लगे, आंखें फटने लगी और इतिहास का वो 200 साल पुराना श्राप धू धू करके राख बनने लगा। जैसे ही पिशाच का वजूद मिटा, काला मोड़ पर छाए काले बादल फटने लगे। पहली बार उस रास्ते पर आसमान ने सुनहरी चांदनी बरसी। बरगद के पेड़ के पास अब सिर्फ प्रकाश और अमन की रूहें खड़ी थे। प्रकाश की जकड़ से आज़ाद होकर उन्होंने चेहरों पर अब कोई खौफ या विकृति नहीं थे। वो वही अपने पुराने मासूम रूप में चमक रहे थे। सूर्यकांत घुटनों के बल गिर पड़े। उनका शरीर खून से लथपथ था। प्रकाश और अमन आगे बढ़े और अपने पिता के सामने घुटनों पर बैठ गए। वो अपने पिता को छू नहीं सकते थे, लेकिन उनकी रूहानी रोशनी ने सूर्यकांत के जख्मों के दर्द को शांत कर दिया। पापा, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, आंखों में शांति के आंसू थे। हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपको बहुत परेशान किया, बहुत रुलाया, लेकिन अब अमन और मैं साथ हैं और हम कभी दूर नहीं होंगे। अमन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, भैया ने मुझे बचा लिया पापा, अब हमें डर नहीं लगता। सूर्यकांत ने कांपते हाथों से हवा में अपने बच्चों के चेहरों को सहलाने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। दोनों भाइयों की आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। आसमान की तरफ बढ़ते हुए प्रकाश ने आखिरी बार कहा, पापा, माँ का ध्यान रखिएगा और अब से रात को काला मोड़ पर कभी सन्नाटा नहीं होगा। एक आखिरी सुनहरी चमक के साथ दोनों रूहें आसमान में तारों में विलीन हो गईं। अगली सुबह जब गांव वाले काला मोड़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सदियों पुराना बरगद का पेड़ वही पूरी तरह से सूख कर राख हो चुका था। उसके पास सूर्यकांत बेसुध पड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक असीम शांति थे। और उस दिन के बाद से काला मोड़ का श्राप हमेशा हमेशा को खत्म हो गया और वहाँ सिर्फ हवाओं में दो भाइयों के अटूट प्यार का एक धीमी सी महक बाकी रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की इस कहानी का दूसरा भाग। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।